हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजे क्लासेस में। और आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास ली जाएगी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो सबसे पहले उस पिछली वीडियो को देखेंगे, फिर उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे, ताकि इस टेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे और आराम से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग का जो टेंस है वो इंडेफिनिट से रिलेटेड है, यानी आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ सिम्टम हैं, जैसे कि कोरोना के भी सिम्टम्स से कैसे पहचान होता है, कोरोना हो गया है कि नहीं हुआ है, बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, वैसे ही सबका एक सिम्टम होता है, यानी पहचान, कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, तो किसको कोरोना हुआ है या किसको नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा। तो कुछ सिम्टम है। ऐसे ही टेंस का भी सिम्टम है कि बहुत सारे टेंस इधर उधर घूम रहे हैं, यानी आपके सामने आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। यानी प्रेजेंट का कौन सा कैटेगरी है, जैसे कि कोविड का अलग अलग कैटेगरी था। फिर चलिए देखते हैं इसके पहचान के बारे में। तो जो भी हिंदी के वाक्य होंगे उसके क्रिया में ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी हिंदी में वाक्य है तो उसकी क्रिया में गा, गी, गे ये शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्य के क्रिया में गा, गी, गे अगर आया है तो वह कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इससे पहचान हो जाएगी। तो इनका इलाज कैसे करना है उसका अलग अलग चीज़ें बना हुआ है, दवाइयाँ बनी हुई हैं फार्मूले के हिसाब से। देखिए कौन सा फार्मूला किस पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, और इसमें दो तरह के नए लोग आ जाते हैं, यानी नई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, वो है विल और सेल। क्लियर हो रहा होगा, आप देख सकते हैं विल और सेल। चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस तरीके से लिखना ठीक रहेगा ताकि आपको समझ में आए। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से विल या सेल। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया यही है। उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद से आपका फुल स्टॉप। ये पहला फार्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अब दो चीज़ आया हुआ है, विल या सेल। तो मन में प्रश्न बन रहा होगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है, या इसका प्रयोग कब किया जाएगा। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि ये ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। इस चीज़ को ध्यान में रख के नहीं इसको सॉल्व किया जाता है। बस इसमें ये देखा जाता है कि अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम लोग हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता इन दोनों के अलावा कोई और है तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। यानी एक छोटे से लाइन में समझ लीजिए कि आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग। ठीक है, और यदि अदर्स हैं, अदर्स का मतलब अन्य जो भी करता है, ठीक है, अन्य जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, विल। ठीक है, यानी विल का प्रयोग। ठीक है, चलिए अब इस पर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। यानी कोई अब मरीज़ मिला है तो उस पर इलाज किया जाए, पता चलेगा कि या क्या ये फार्मूला उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में कहा जाए कि वह कल ताजमहल देखने जाएगा। ठीक है, तो बताया गया है कि क्रिया में जब गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में गा आया है, यानी इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और ना इसमें नहीं है ना क्यों है क्या है, कुछ नहीं है, ये साधारण वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक। तो चलिए सब्जेक्ट यानी कर्ता को तो सबको जहाँ मालूम है कौन है, कौन देखने जाएगा, तो वह, और वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही, क्योंकि ये पुरुष है भाई साहब,
ठीक है। तो ही, उसके बाद से आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि विल या शैल दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आई और वी के साथ तो प्रयोग है किसका, शैल का, लेकिन ये अदर में चले गए तो इनके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, विल। तो ही विल, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक, फिर क्रिया, तो क्रिया है जाना, तो जाना का क्या होगा, गो। अब बच गया है कल ताजमहल देखने, तो ताजमहल देखने, इसके लिए अंग्रेजी जब लगाएंगे तो हो जाएगा टू, क्योंकि ये इन्फिनिटिव वर्ब है, तो टू सी द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कल एक चीज़ और है, तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये बीता हुआ कल है, तो बीते हुए कल के लिए टुमारो, सुने हैं ना, टुमारो पे एक और मारो, वही है, हो गया। ही विल गो टू सी द ताजमहल टुमारो। आप चाहें तो केवल ताज भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ताज से बहुत ये भी फेमस है, लेकिन अगर केवल ताज कहते हैं तो ताज होटल मुंबई का भी आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ही विल गो टू सी द ताजमहल टुमारो, TOMORROW, हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लिख लिए हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं, एक आध और, फिर उसके बाद से अगले सेंटेंस पे पहुंचेंगे हम लोग। इसमें देखिए विल और सेल को आप लोग को ध्यान रखना है, एक कोशील्ड है और ये कोवैक्सीन है, जो सीरम तैयार हुआ है वो दोनों अलग अलग। चलिए एग्जाम्पल देख लें एक और। मैं कल खाना समय पर खाऊंगा, मैं कल खाना समय पर खाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कर्ता कौन है, मैं, इसकी अंग्रेजी आई हो गई। तो अभी अभी बताया गया है कि अगर आई या वी इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, शैल। क्या प्रयोग करेंगे, शैल। तो आई शैल, उसके बाद खाऊंगा, तो ईट, क्या खाऊंगा, खाना, तो ईट द फूड, और समय पर तो ऑन टाइम, बस हो गया। आई शैल ईट द फूड ऑन टाइम। अब आप लोग खाना समय पर खाएंगे तो यू विल ईट द फूड ऑन टाइम। हाँ एक चीज़ और बचा हुआ है, वही टुमारो, यही आने वाला कल है, तो इसको अंत में लिख लीजिए, TOMORROW। ये केवल सेंटेंस बस बड़ा होता है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब आपको सेंटेंस के थ्रू मिलता जाता है। चलिए इसको देख लीजिए, मिटा दें। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, बस अलग क्या रहता है, नहीं शब्द जुट जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शैल में से कोई एक लिखा जाएगा, और हर सहायक क्रिया के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका दूसरा फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। इस पर एग्जाम्पल देखिए कि वे लोग अपना पाठ नहीं याद करेंगे। क्या ज़रूरत है याद करने की, कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है इसमें, है ना, लेकिन तैयारी ज़रूरी है, कब हो जाए कोई पता नहीं है। वे लोग अपना पाठ नहीं याद करेंगे, तो सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे, और इसके साथ आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि क्या प्रयोग करना है, विल, क्योंकि आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करना है। दे विल, और नहीं के लिए नॉट, याद करना का लर्न या स्टडी, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। दे विल नॉट लर्न या स्टडी या रिमेंबर, दे विल नॉट लर्न
और अपना पाठ, तो दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर प्रयोग किया जाता है, देयर। और लेसन, पाठ का चैप्टर लिखिए, लेसन लिखिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए, हो गया। इस पर एक और एग्जांपल देख सकते हैं अगर चाहें तो, वैसे कि मैं कल अपना पाठ याद नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट लर्न माई लेसन टुमारो। वे लोग अपना पाठ याद नहीं करेंगे तो बन चुका है, वह अपना पाठ कल नहीं याद करेगा तो इसके लिए हो जाएगा ही विल नॉट लर्न हिज लेसन टुमारो। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें तीन चार तरह की कैटेगरियां हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है जब अलग अलग कंडीशन में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला वही कंडीशन, आपको अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम लोग क्या करते हैं, विल या शैल शुरू में ही लिख लेते हैं। सबसे पहले विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। और कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो देखते समय कॉपी पेन साथ में रखे रहें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वैसे सब कुछ है पढ़ने वाले के लिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ आपको जानकारी है और कुछ बच रहा है तो आप लिख लें। एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे तो हमेशा के लिए तैयार रहेगा। विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या के लिए, अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर यही पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, विल या शैल, सब्जेक्ट, और फिर V1 और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद से अगर कौन शब्द आता है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हु, विल या शैल, नहीं, हु जैसे ही आएगा उसमें आप केवल विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी। हु विल, उसके बाद से क्रिया का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन, ये भी हो गया। फिर उसके बाद से चौथा, जिसमें आपको मिलेगा चार तरह का, हाउ मेनी, फिर हाउ मच, which, whose, उसके बाद आपको मिलेगा नाउन। ये बस फार्मूला थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं कुछ इसमें। उसके बाद से विल या शैल, और फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा यहाँ से आपको यहाँ तक, ठीक है, कि हाउ मेनी, हाउ मच और विच या हुज, चारों में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद से नाउन लिखा जाता है, और फिर उसके बाद से विल या शैल कर्ता के अनुसार, और सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो जाता है। ये फार्मूला है। चलिए इसके बाद हम इसको लिखिए, इसके बाद से ताकि एग्जाम्पल देखा जाए। हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हर टेंस के पहचान के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस सेंटेंस का है, मतलब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो अगर आप इसका इंडेफिनिट वाला पार्ट जानते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको लगाना आता है, तो इंडेफिनिट का जो भी चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सब में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में वो चार चीज़ें, वो सब चीज़ सेम आएंगी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो ऐसे ही पास्ट टेंस का भी आपको जब पढ़ाया गया था तो उसमें वो चार चीज़ें सेम आई थी, बस बदला क्या था, हेल्पिंग वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज आ जाता है। पास्ट में क्या पढ़े थे, डिड आया था, और अभी फ्यूचर टेंस में क्या आ गया, विल या शैल। बस इतना ही का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ और डिफरेंस नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह यहाँ समय पर आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह यहाँ समय पर आएगा, तो क्या से शुरू है, वह सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, विल। विल, उसके बाद से ही, आना का क्या होता है, कम, हियर, यहाँ का क्या हो जाएगा, हियर, और समय पर तो ये ऑन टाइम, ये कॉमन है,
फिर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग कल कहाँ जाएंगे? हम लोग कल कहाँ जाएंगे? तो इसमें बताइए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ, यानी जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है वही तो प्रश्नवाचक शब्द होता है। बिल्कुल, कहाँ, यानी इसकी अंग्रेजी तो है वेयर। उसके बाद से हम लोग जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? शैल, वेयर शैल। उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा वी, जाएंगे गो, और कहाँ कल जाएंगे तो गो टुमारो। टी ओ, यहाँ पे गो टू नहीं होगा, पहले से टू इसमें ऐड है, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे पानी कौन देगा? वही देगा जिसका मन होगा। नहीं मन होगा तो पानी कैसे देगा? ज़बरदस्ती नहीं ला के दे सकता है जी, नहीं, बिल्कुल। चलिए देखिए, कौन यानी हु, और इसके साथ लगाएंगे हम लोग विल, सेल का कोई सोचना नहीं है इसमें। उसके बाद से देना का क्या होता है? गिव, हु विल गिव, और पर्सनल प्रोनाउन हमेशा पहले लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसे का क्या हो जाएगा? हिम, पानी का क्या हो जाएगा? वाटर। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हु विल गिव हिम वाटर, ठीक है। चौथा एक देख लेते हैं, हाउ मेनी हाउ मच वाले में से कोई एक। बच्चे शहर से कौन सा किताब लाएंगे? बच्चे शहर से कौन सा किताब लाएंगे? तो कौन सा किताब, ठीक है। ये कौन सा की अंग्रेजी क्या होता है? विच, और किताब का हो जाएगा, यानी वो नाउन है, बुक। उसके बाद से बच्चे कौन सा किताब शहर से लाएंगे? तो बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लग जाएगा आपका विल। बच्चे क्या है यहाँ पे? चिल्ड्रेन, यानी यही सब्जेक्ट है, बच्चे तो चिल्ड्रेन वही है, यानी विच बुक विल चिल्ड्रेन। और लाना का क्या होगा? ब्रिंग, शहर से विच बुक विल चिल्ड्रेन ब्रिंग फ्रॉम द सिटी। फ्रॉम सिटी, सिटी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इसमें अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल अब बताने वाले हैं इसमें, ताकि इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा आई और वी के साथ सेल का प्रयोग न करके विल का भी प्रयोग होता है। क्यों होता है, किस स्थिति में होता है, चलिए इसको लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ। चलिए हो गया, इसको मिटा दिया जाए। अब मेन जो इम्पॉर्टेंट रूल है, जो अधिकतर चीज़ों में बताया नहीं जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि कब आई और वी के साथ विल और अन्य कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। मतलब सीधे रूल के अपोजिट, अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके सीधे अपोजिट अब होने वाला है। क्या होने वाला है और कैसे होगा, इस चीज़ को देखिए। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना होता है और बाकी अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग। लेकिन अब यहाँ पे ये बताया जाने वाला है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग और बाकी अन्य जो भी कर्ता हैं उनके साथ सेल का प्रयोग। तो आप लोग क्या करिए, इस चीज़ को समझिए। जब वाक्य में एकदम अनिवार्यता हो जाए, यानी अवश्य, क्या हो, अवश्य शब्द आया हो, या उस कार्य की करने की बाध्यता हो कि नहीं उस काम को करना ही है, करना ही पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन के समय में घर में रहना ही था, यानी रहना ही पड़ा, तो वो ज़रूरी था। वैसे ही
यहाँ पे भी वाक्य में अगर अवश्य शब्द आता है या उस कार्य को मतलब बिल्कुल करना ही है, तब ऐसे कंडीशन में आई और बी के साथ विल हो जाएगा और अदर्स के साथ शैल। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। मैं कल अवश्य गीत गाऊंगा। मैं नहीं गाऊंगा, बस ये सेंटेंस में है, सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। मैं कल अवश्य गीत गाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गाने लगूंगा तो आप लोग रुकने वाले नहीं है, भाग जाएंगे। मैं कल अवश्य गीत गाऊंगा, तो मैं यानी यहाँ पे अनिवार्यता है, ज़रूरी है, एकदम करना ही है। तो मैं की अंग्रेजी आई और इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल। आई विल, गाना का यहाँ पे मतलब गाऊंगा क्रिया जो है आई विल सिंग, गीत का ए सॉन्ग, और कल का टुमारो। ये टुमारो जब आ रहा है तो हमारे लिए जगह कम पड़ रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही है। आई विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। अब ये ध्यान रखना है कि अवश्य शब्द जो आया है उसकी अंग्रेजी मत लिख दीजिएगा, वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आई विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, ये विल ही दिखा रहा है कि हाँ ये अवश्य गाएगा, गाना ही पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, मैं गा लूँगा कहीं किनारे जाके। अगला देखिए, तुम्हें खाना दुबार है ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनिवार्यता दिखा रहा है, बाध्यता, दबाव है इस पर। देखिए कर से दबा हुआ है। चलिए उसको दूर करते हैं। तुम्हें मतलब यू, और जैसे ही बाध्यता वाली बात आएगी अवश्य अनिवार्यता, तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ना मुन्ना, विल नहीं, शैल। यू शैल, खाना ही पड़ेगा, यू शैल ईट द फूड, ईट फूड भी लिख सकते हैं। अब खाना ही पड़ेगा, इसके लिए अलग से कोई मीनिंग नहीं लाना है हमें। ध्यान से देखिए, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, यू शैल ईट द फूड। लेकिन अगर यही हम बनाते, अगर ये ऐसे लिख दिया जाए, यू विल ईट द फूड, तो इसका मतलब ये अब हिंदी निकल के आएगा कि तुम खाना खाओगे। अब खाओगे या नहीं खाओगे तुम्हारे ऊपर है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई कुछ कहने नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो तुम कुछ भी कर लो, खाने का मन हो या न हो, खाना तो है, खाना पड़ेगा। ये बाध्यता है, ये सेंटेंस, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे शैल और विल, ये दोनों क्या करेंगे, ये क्लियर करते हैं वाक्य की बाध्यता को पता करने के लिए। तो संभवतः आज की क्लास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों सेंटेंस आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी अनिवार्यता के लिए वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क के रूप में क्या करिए कि हर सेंटेंस से रिलेटेड एक एक दो वाक्य क्या करिए, 3 वाक्य लिख के आप क्या करिए, बनाइए। आप स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप देख रहे हैं या इसका आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग काफ़ी होनहार और समझदार छात्र हैं, तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप फालतू की चीज़ों में जो समय गुजार देते हैं, उससे अच्छा है कि आप कुछ इस तरह से टॉपिक उठाएं और क्या करें, लिख के और उसको बनाने की कोशिश करें। तभी तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बताने से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।